हेलो बच्चों, दिस इज क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर सेकंड सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर आपको क्लास 6 की साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। किसको छांटना है? मटेरियल्स को छांटना है और उनको अलग अलग ग्रुप में रखना है। तो हम किस बिहाफ पर मटेरियल्स को अलग करेंगे, उनके ग्रुप बनाएंगे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज नेक्स्ट स्लाइड। मटेरियल्स आप अपने आसपास देखोगे, व्हेन वी लुक अराउंड, तो आपको अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बने हुए होंगे, है ना। और कोई कोई ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो सेम मटेरियल से बने होंगे, जैसे कि डेस्क हो गया, है ना। ये डेस्क है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। ये डेस्क किससे बना हुआ है? ये हमारा वुड से बना हुआ है। चेयर हमारी किससे बनी हुई है? चेयर हमारी वुड से बनी हुई होती है, किसी में आयरन का भी यूज़ होता है। तो जो वुड से बनी हुई होती हैं वो दोनों, इन दोनों में सेम क्या है, सिमिलरिटी क्या होगी कि दोनों ही लकड़ी से बनी हुई है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, जो सेम मटेरियल से बने हुए होंगे, राइट। तो आगे देखोगे आप, बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, ये सारे सेम मटेरियल से बने हुए हैं। तो आप अपने आसपास देखोगे तो कोई कोई मटेरियल्स होंगे जो सेम मटेरियल से बने हुए होंगे, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो डिफरेंट मटेरियल का यूज़ करके बने हुए होंगे। तो उनके बिहाफ पर हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना। तो बोथ डेस्क एंड चेयर मेड फ्रॉम वुड, वाइल पेन और डस्टबिन किससे बने हुए हैं? प्लास्टिक से। तो हम डेस्क और चेयर को एक ग्रुप में डाल सकते हैं, और पेन और डस्टबिन को एक ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि पेन और डस्टबिन किससे बने? मेड यूजिंग प्लास्टिक, राइट। तो कुछ ऐसे होंगे, इनकी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। द मटेरियल फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टी। इनकी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किससे बना हुआ है। जैसे वाई डू वी नीड टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट, हमें इनको अलग अलग करने की क्या ज़रूरत है? मतलब कि ये डेस्क हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, डस्टबिन हो गया, इनको हमें क्यों ही ग्रुप में करना है? कि क्या रीज़न है? इसके रीज़न ये है, ये हमारा टाइम सेव करता है टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। अगर मैं लकड़ी का सामान एक जगह रख दूंगी तो मुझे क्या होगा, आसानी होगी ढूंढने में, कि ये मुझे पता होगा कि लकड़ी का सामान है तो ये यहाँ मिलेगा, है ना। अगर मैं सबको मिक्सअप कर दूंगी तो तुम सबको ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हें आसानी होगी इसको ढूंढने में। जैसे कि आप करोगे, आप अपनी सारी इरेजर एक तरफ एक बॉक्स में रखोगे, अपने सारे पेंसिल आप एक बॉक्स में रखोगे, अपने सारे पेन एक बॉक्स में रखोगे, और पेन में भी आप रेड पेन अलग रखोगे, ब्लू अलग, ब्लैक अलग। तो आपको जब भी चाहिए होगा कि आपको ब्लैक पेन चाहिए, तो आप एकदम से क्या करोगे, उसमें से लोगे एक ब्लैक वाले जो आपने बनाया है और यूज़ करना शुरू कर दोगे। अगर पर सारा मटेरियल आपका बिल्कुल मिक्सअप होगा, इरेजर पेंसिल, तो आपको ढूंढने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और इट सेव्स आर एनर्जी, वो हमारी एनर्जी को भी सेव करते हैं, हमें ज़्यादा मतलब ढूंढना ढांडी नहीं करनी पड़ती है। ग्रुपिंग और सॉर्टिंग मेक्स द प्लेस वेल अरेंज एंड ब्यूटीफुल। जब हम सॉर्ट कर देते हैं सामानों को, क्या ग्रुपिंग में कर देते हैं, तो वो देखने में क्या लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। कन्वीनियंस टू स्टोर, उसको स्टोर करना भी कन्वीनियंस होता है। कि अक्सर क्या होता है, जो हमारे स्टोर मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट को हम एक साथ रख लेते हैं, तो उन्हें हमें आगे फ्यूचर में भी ढूंढना आसानी रहती है। कन्वीनियंस टू स्टडी, पढ़ाई करने में भी हमें आसानी होती है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी बुक्स को एक जगह रखो और कॉपीज़ को एक जगह रखो, तो आपको क्या होगा, पढ़ने में भी आसानी होगी कि हाँ, मुझे अब कॉपी का यूज़ करना है और मुझे अपनी बुक का यूज़ करना है। तो इसलिए हमें ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल ग्रुपिंग। अब मटेरियल ग्रुपिंग का मतलब है द मैटर फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड अ मटेरियल। जो भी ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल्स जिससे बना हुआ है मैटर से, उसको क्या बोला जाता है, मटेरियल बोला जाता है। जैसे कि कोई सामान है ग्लास से बना हुआ होता है, कोई स्टील से, कोई वुड से, कोई लेदर से, है ना। तो इनको हम क्लासीफाई करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू सम बेसिक सिमिलरिटी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उनके अंदर कोई ना कोई क्या होता है, कोई बेसिक सिमिलरिटी होती है, जिसके बिहार पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। किसी किसी ऑब्जेक्ट को हम उनकी शेप के तौर पे कर सकते हैं, कि अ, आप जैसे कि पेन हो गया, पेन की सभी पेनों की शेप मोस्टली क्या होती है, सेम होती है ना। तो हमने उसके हिसाब से इनको क्लासीफाई कर दिया। उसके अंदर मटेरियल क्या यूज हुआ है, कुछ पेन ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं प्योरली, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मिक्स भी मटेरियल यूज़ होता है, तो हमने उसके हिसाब से भी उनको क्लासीफाई कर देंगे। कुछ यूजेस के हिसाब से भी होता है कि ये न्यू पेन है, ये ओल्ड पेन है, तो न्यू पेन को हम एक अलग रख देंगे, ओल्ड को हम अलग रख देंगे। पहले हम ओल्ड यूज़ करेंगे, फिर हम न्यू वाले यूज़ करेंगे। तो उनके बेसिस पर भी हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं। बेसिस ऑफ
ग्रुपिंग, मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि हम मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं उनकी सिमिलरिटी और उनके डिफरेंसेस के ऊपर। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है, डिफरेंट प्रॉपर्टी, अलग अलग जो भी मटेरियल होंगे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि अपीयरेंस में वो अलग दिखेंगे, सॉल्युबिलिटी में हम अलग दिखेंगे, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी, ये सारे हम आगे की स्लाइड में भी इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो अपीयरेंस हो गया तो देखने में एक जैसे लगते हो, सॉल्युबिलिटी हो गया कि जो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो आसानी से घुल जाते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं घुलते हैं। कुछ ट्रांसपेरेंसी ऐसी होती है जिसमें से हमें आर पार दिखाई देता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से हमें आर पार नहीं दिखाई देता है। कुछ कंडक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें से एकदम से मतलब हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें का ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ग्रुपिंग करने के टाइप है कि हम ऑन द किस बेसिस पर हम इनको ग्रुप करते हैं। तो अभी हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, शेप के हिसाब से भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, इसमें मटेरियल क्या यूज हुआ है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, यूज के हिसाब से भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, we choose to make an object depending on its property and the purpose for which the object is used to। हम इनको किस उस पर बिहाव पर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। इनके अपीयरेंस जैसे अभी पढ़ा है, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अपीयरेंस तो सबको पता है कि वो देखने में कैसे है, हार्डनेस वो सख्त हैं क्या सॉफ्ट हैं, सॉल्युबिलिटी वो घुल पा रहे हैं क्या नहीं घुल पा रहे हैं पानी में क्या किसी लिक्विड उसमें, डेंसिटी मतलब भार हैवी है या लाइट वेट है, वो डेंसिटी कहलाती है। ट्रांसपेरेंसी वही हो गया कि हम किसी चीज़ से उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे आर पार। तो ये क्या है, ये दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अपीयरेंस, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, अपीयरेंस, कि वो देखने में कैसा लगता है। जैसे हम कोई चीज़ होती है ना जिसको हम देखते हैं फिर हम बताते हैं ये तो कुछ इसके जैसा लग रहा है। जैसे कि कोई भी चीज़ चमक रही है तो हम कहेंगे ये तो चमक रही है तो और पीली पीली है तो हम कहेंगे तो गोल्ड तो नहीं है। जैसे आपको आप रास्ते में जा रहे हो और आपको एकदम से कोई चीज़ दिख जाए और वो येलो कलर की है और चमकती भी है, उसमें लस्टर होता है चमक, तो आप कहोगे क्योंकि सोना क्या होता है, सोने में एक चमक होती है, तो आप उसको उठा के देखोगे अरे ये सोना तो नहीं है, तो आपके डाउट में आ जाएगा क्योंकि आपने उसको किस बिहाफ पर पहचाना, उसकी अपीयरेंस से उसको पहचाना। ठीक है, तो हम इस अपीयरेंस के बेसिस पर भी मटेरियल को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर यूजुअली कॉल्ड मेटल, जिसके अंदर भी चमक होती है उनको हम बोला जाता है मेटल। ठीक है, जिसके अंदर भी चमक होती है उनको मेटल बोला जाता है, जिसमें चमक नहीं होती है उसको नॉन मेटल कहा जाता है। जैसे मेटल कौन कौन से हो गए, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। और अ मेटल लूजेज इट्स लस्टर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर ऑन इट। मेटल भी धीरे धीरे क्या करता है, अपनी चमक को टाइम के साथ खो देता है क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर या एयर इनके साथ उनका रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, कोरिजन लग जाता है, और जिसको आप कहते हैं देयरफॉर ओनली फ्रेशली कट मेटल्स अपीयर टू लस्टर। जो फ्रेशली कट मेटल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। कोलिजन का मतलब होता है जंग, जब वो मॉइस्चर और एयर मेटल से रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो अपीयरेंस होता है लस्टर से वो थोड़ा डल हो जाता है एज कम्पेयर टू न्यूली वन। हार्डनेस, अब हार्डनेस में क्या हो गया, हार्डनेस जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो उसको आप कितना भी प्रेस कर लो अपने हाथ से किसी से भी, वो क्या होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, कंप्रेस्ड नहीं हो पाएगा, ना ही वो स्ट्रेच हो पाएगा, ना आप उसको खींचोगे तो वो खींचेगा भी नहीं। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को ले लो, आप लकड़ी को ही ले लो, लकड़ी को आप कितना भी प्रेस करोगे वो कंप्रेस नहीं होगा, वो दबेगा ही नहीं, उसको खींचोगे वो खींचेगा ही नहीं, स्क्रैच हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। मटेरियल्स दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल इजीली कंप्रेस्ड दब जाते हैं या स्क्रैच हो जाते हैं उनको सॉफ्ट बोला जाता है। जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है, ये स्पंज है, आप ज़्यादातर आपके घरों में भी देखने को मिलेगा, अगर हो तो आप इस पर ट्राई करना, आप इसको दबाओगे इजीली तो ये कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा और इजीली स्क्रैच भी हो जाएगा। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन को आप स्क्रैच करोगे तो फैल भी जाएगी और इसको दबाओगे तो ये दब भी जाएगी। ठीक है, स्पंज तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। मटेरियल दैट कैन नॉट बी स्क्रैच, जो मटेरियल स्क्रैच नहीं हो सकते और जिनको कंप्रेस करना भी डिफिकल्ट होता है उसको बोला जाता है हार्ड। तो हार्ड कौन कौन से हो गए, जैसे आयरन हो गया, वुड हो गया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस हमें पता चल गया कि कौन मटेरियल सॉफ्ट होता है, कौन सा मटेरियल हार्ड होता है, और इनके बेसिस पर भी हम मटेरियल को क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मेटल आयरन क्या होता है, ये हार्ड होता है तो आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सोलूबल एंड इनसोलूबल, ये सेकंड प्रॉपर्टी है जिसके बिहाफ पर हम मटेरियल्स को
ग्रुपिंग करते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल वो सब वो मटेरियल होते हैं जो इजीली क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, घुल जाते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है शुगर एंड सॉल्ट। आप पानी में शुगर और सॉल्ट को घोलोगे तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब पानी में से गायब हो गए। तो ये दो एग्जांपल है जो जिसको बोला जाता है सोल्यूबल मटेरियल। इनसोल्यूबल मटेरियल कौन से होते हैं, जो दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर। इसको आप कितना भी स्टिर करते रहो, कितना भी करते रहो, वो जब भी उसके अंदर घुलेंगे नहीं। उसको क्या बोला जाता है, इनसोल्यूबल मटेरियल बोला जाता है। जैसे इसके एग्जांपल हो गए स्टोन, क्लॉथ। आप पत्थर को कितना भी पानी में घोलोगे वो घुलेगा ही नहीं। आप पानी में कितना भी कपड़े को आप घोलते रहोगे तो वो उसमें घुलेगा नहीं, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वो क्या हो गया, इनसोल्यूबल मटेरियल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हमारी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट दैट कैन सिंक एंड फ्लोट। सिंक एंड फ्लोट, सिंक क्या होता है, जो डूब जाए ऑब्जेक्ट, और जो फ्लोट जो ऊपर तैरता रहे। इसके बेसिस पर, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी हम मटेरियल्स को ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल होते हैं जो घुल जाते हैं और मतलब डूब जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर ही तैरते रहते होंगे। पर वो कौन से मटेरियल हैं जो मतलब डूब जाते हैं और कौन से मटेरियल हैं जो कि तैरते रहते हैं, वो किस वजह से, उनकी मटेरियल ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की वजह से। अब डेंसिटी क्या है कि मतलब उसके अंदर कितना ज़्यादा मास है, मतलब कितना वेट है, हम ये कह सकते हैं नॉर्मल उसमें कि कितना, जिसमें ज़्यादा वेट होगा वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। और जो ज़्यादा हल्का होगा वो क्या होगा, वो मटेरियल ऑब्जेक्ट फ्लोट होता रहेगा पानी में। ठीक है, वाटर से ज़्यादा डेंसिटी होनी चाहिए तभी वो फ्लोट होगा। ठीक है, there are some insoluble material which sink to the bottom of the surface when put in water while some other float on water। जो मैंने आपको बताया कि कुछ इनसोल्यूबल मटेरियल और सोल्यूबल मटेरियल होंगे वो तो उसमें घुल ही जाएगा, तो वो फ्लोट और सिंक नहीं कर पाएंगे। जो इनसोल्यूबल मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ तो सिंक हो जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, कुछ फ्लोट वाटर में होते रहते हैं वाटर पर। ठीक है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ये आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। जो भी उसके अंदर जो मास प्रेजेंट होता है, जो भी उसके अंदर वेट प्रेजेंट होता है, उसको उसकी क्या बोला जाता है, सब्सटेंस की डेंसिटी बोली जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट विद हाइयर डेंसिटी देन वाटर विल सिंक। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से, वो क्या कर जाएगा, वो कर जाएगा सिंक। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, जिसमें वजन ज़्यादा होगा पानी से, एक तरीके से वो क्या करेगा, वो उसमें डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। जैसे कॉइन है, कॉइन इज मेड अप ऑफ मेटल, कॉइन मेटल से बना हुआ होता है। डेंसिटी ऑफ मेटल क्या है, वो हायर देन वाटर, वाटर से की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इस वजह से कॉइन सिंक इन वाटर, कॉइन पानी में डूब जाएगा। और जिस ऑब्जेक्ट की लेसर डेंसिटी होगी देन वाटर, वो क्या करेगा, पानी में फ्लोट होता रहेगा। जैसे कि लीव्स हो गए, कॉर्क हो गया, ये सारे आपके क्या करते रहेंगे, पानी में के ऊपर तैरते रहेंगे। और जो हमारे रॉक्स हो गए, कॉइन्स हो गए, ये सारे के सारे पानी के अंदर डूब जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से भी हम मटेरियल्स को ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले आपने पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि समथिंग फ्लोट एंड समथिंग सिंक, ऑल बिकॉज ऑफ डेंसिटी। हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारा द मोर मास एंड लेस एयर एन ऑब्जेक्ट हैज़ द मोर डेंसिटी इट इज़। जिसमें मास ज़्यादा होगा और एयर की क्षमता क्या होगी, कम होगी, उसमें डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट दैट कैन सिंक एंड फ्लोट। अब ये आप कुछ आंसर आप बताओगे। द ऑब्जेक्ट कैन सिंक एंड फ्लोट डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर। विल आर नीडल फ्लोट ऑन सिंक। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, है ना, ये अलग अलग। तो इनमें से दिख रहा होगा कि कुछ तो हैं जो डूब गए हैं और कुछ हैं कि जो फ्लोट हो रहे हैं अभी भी पानी में। तो आपको आंसर का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि जो नीडल होगी वो फ्लोट होगी क्या सिंक होगी। जो प्लास्टिक पेन है वो फ्लोट है क्या सिंक होगा वाटर में। जो पेंसिल है वो फ्लोट होगी क्या सिंक होगी पानी में। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ट्रांसपेरेंसी, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं क्या, जो भी मटेरियल होते हैं जिनके हम आर पार दे सकते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास, अगर आप अपने कोई भी ग्लास ले लो और उसको अपने आप सामने, आंखों के सामने लगाओ तो आपको दूसरी साइड का भी दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। जिसमें हमारा आर पार दिख जाए उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं विच थिंग्स कैन बी सीन बट ओनली पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से हमें दिखाई तो देता है पर बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल जैसा का जैसा होता है वैसा नहीं से दिखाई देता, पार्शली दिखाई देता है, तो उसको बोला जाता है ट्रांसलूकेंट। जैसे कि बटर पेपर,
बटर पेपर आप लोगे तो उसमें आपको दिखेगा तो सही, पर आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। जैसे फ्रोस्टेड ग्लास हो गए, इन सब में से आपको कंप्लीट अच्छे से क्लियरली नहीं दिखाई देगा। तो इन ऑब्जेक्ट को ट्रांसलुकेंट ऑब्जेक्ट आ जाता है। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें से आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे जाते, उनको ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे मेटल, वुड, अब उनको अपने आंखों के आगे लगाओगे तो आपको आगे सामने का कुछ दिखाई नहीं देगा। कार्डबोर्ड हो गया, है ना, इनको ओपेक कहा जाता है। दोबारा से करते हो, ट्रांसपेरेंट वो में ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके हमारे आर पार दिख जाता है। ट्रांसलुकेंट ये होता है जिनमें दिखता तो है पर साफ नहीं दिखाई देता। और ओपेक वो होते हैं जिनमें से हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो इनकी ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर भी हम मटेरियल्स को ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सोनू स्कॉलर्स अकेडमी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।